हेलो बच्चों बच्चों आज हम लोग बात करेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन की। तो देखिए आज से पहले जो हम लोगों ने सीखा है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो वैल्यू थी इनडेफिनिट की वो फिक्स या यूनिक वैल्यू नहीं आती थी, एक फैमिली ऑफ कर्व्स मिलते थे। यहां पर जो डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है इसकी वैल्यू यूनिक होती है। इट हैज ए यूनिक वैल्यू, मतलब एक वैल्यू फिक्स्ड आ जाएगी। फिक्स्ड आने का मतलब क्या है, मान लीजिए जैसे आ गई 5, तो 5 हमारी फिक्स्ड वैल्यू है, ना वो 5.5 है ना वो 4.5 है, यानी ना वो 5.1 है ना वो 4.9 है। 5 इज 5, ये यूनिक वैल्यू है। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की हमको मिलती है यूनिक वैल्यू, पहली बात। दूसरी बात, डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं। किन दो तरीके से समझ सकते हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं जिसे समझ पाए। डेफिनेट इंटीग्रेशन को समझने के लिए या इंट्रोड्यूस करने के लिए दो तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक तो लिमिट ऑफ ए सम, इससे हम इंट्रोड्यूस करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, या फिर हम लोग एंटी डेरिवेटिव से यूज करते हैं, एंटी डेरिवेटिव। अभी मैं आपको बताता हूं, हम लोग जो अभी बात करेंगे आज वो बात करेंगे इस एंटी डेरिवेटिव वाले की। एंटी डेरिवेटिव में मान लीजिए जिस फंक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका एंटी डेरिवेटिव f है। एंटी डेरिवेटिव f है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब वही इंटीग्रेशन निकालना समझ लो। तो ये जब हम ऐसे लिखते हैं ना a to b fx dx, तो एंटी डेरिवेटिव कहने का मतलब बेटा इतना है, घबराने की कोई आवश्यकता थोड़ी है। ये जो वैल्यू लिखी है इसी को ऐसे बोल रहे हैं भाई, इंटीग्रेशन है तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ इज कैपिटल एफ। तो ये एंटी डेरिवेटिव अगर कैपिटल एफ है, ये जो लिखा ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जहां पर इस नीचे वाले को आप जानते होंगे, फिर भी मैं बता रहा हूं, लोअर लिमिट बोली जाती है, लोअर लिमिट, और इस ऊपर वाले को हम बोलते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट, तो ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट हो गई। अब अगर हमारे पास एंटी डेरिवेटिव f मौजूद है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस की मदद से हम इसको कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी वो fb माइनस fa के बराबर होगी। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा ही काम का प्रिंसिपल है, थ्योरम है, बोल लीजिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस भी बोलते हैं, थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस भी बोलते हैं। तो यहां पर ये जो वैल्यू है एंटी डेरिवेटिव है f, उसमें अगर अपर लिमिट से लोअर लिमिट वैल्यू रख के घटा दे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी वैल्यू हो जाती है इस एक्सप्रेशन की, यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू आपने निकाल ली है। तो इस दो तरीके से जो मैंने बताया ऊपर समझाने के लिए, दो तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन की हम लोग बातचीत कर रहे हैं बेटा। एफ बी माइनस एफ ए की वैल्यू हो जाती है। एक छोटी सी बात और ध्यान रख लीजिए, जैसे हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में बच्चों हम लोग किसी को इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते थे तो करने के बाद कुछ आंसर आता था तो आंसर में प्लस सी लिख दिया करते थे, आपको याद होगा ना। इस डेफिनिट इंटीग्रेशन में प्लस सी नहीं लिखते, मैं आपको दिखा भी दूंगा करके क्यों नहीं लिखते हैं, लेकिन प्लस सी नहीं आता है, फिक्स्ड वैल्यू होती है 5, 3, 4, 2, 20, 25, 2.5, 3 पॉइंट जो भी है, मतलब लेकिन यूनिक वैल्यू आती है। इतनी बात पकड़नी चाहिए। अब अगर हम बात कर रहे थे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की मदद से ये लिखते हैं, मैंने अभी एक स्टेटमेंट पास किया कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की मदद से ये पॉइंट लिखते हैं, तो आखिर ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस होती क्या है, हमारे कोर्स में है, उसका प्रूफ नहीं है कोर्स में, लेकिन वो स्टेटमेंट है और इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अब चलेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की तरफ कि क्या ये होती है और उसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं। तो बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस समझने से पहले एरिया फंक्शन समझ लेते हैं, ये जरूरी है, अदरवाइज एक्सप्लेनेशन मुश्किल हो जाएगा उसका। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस एरिया फंक्शन की बात कर रहे हैं। सपोज करिए हमारे पास एक ग्राफ है, एक कर्व है, इस तरीके का कोई कर्व है जिसे आप fx कह रहे हैं। आपको मालूम था और हम लोगों ने डिफाइन किया था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को, ये ओरिजिन लिख देता हूं, ये ले लीजिए पॉइंट x इज इक्वल टू a और यहां पॉइंट ले लेते हैं x बराबर b।
इसके कुछ नाम भी दे देते हैं जिससे लिखने पढ़ने में आसानी हो जाए। इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको ए बोल देता हूं, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बी बोल देता हूं, इसको मैं सी बोल देता हूं और इसको मैं डी बोल देता हूं। ठीक है साहब। अब यहां पर देखिए, यहां पर जब आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन लिखते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो ये बेसिकली डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है इसका एरिया। किससे बाउंडेड एरिया? एफ एक्स से बाउंडेड। बाउंडेड एरिया ये क्या शो कर रहा है? एरिया बाउंडेड बाई कर्व एफ एक्स, कॉमन लगा दो। ऑर्डिनेट्स, कौन से ऑर्डिनेट्स? x बराबर a, x बराबर b, x बराबर a, x बराबर e, और ये रही आपकी x एक्सिस एंड x एक्सिस। ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, बात समझ में भी आती है कि इस समय जो एरिया शो किया जा रहा है वो एरिया कितना शो किया जा रहा है। मैं ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर दूं तो ये आपका पूरा एरिया ए बी सी डी है, यानी ये एरिया ए बी सी डी है। बात पकड़ में आई होगी आपके। इस तरह से डेफिनिट इंटीग्रेशन को आप शो करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अब इसमें मान लीजिए x कोई पॉइंट ले लेते हैं जो ए बी के बीच में है। अगर हम लेट x, मैं फिर से कलर चेंज करता हूं, लेट x बी ए पॉइंट इन क्लोज इंटरवल ए बी, यानी इस ए बी के अंदर यहां कहीं कोई हमारी वैल्यू x है। अगर मैं x लिख दूं तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन x की भाषा में, यानी a टू x, ध्यान से देखना बच्चों, एफ एक्स डी एक्स, ये x लिख दिया है ना, तो x ये था। अब यहां से लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक। अब यहां नया नाम दे देता हूं मैं कुछ, जिससे आपको समझने में आसानी हो। ए बी सी डी ई, और ये रहा f। अगर मैं बात करूं इसका, तो ये क्या शो कर रहा है? ये डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या शो कर रहा है? तो ये सिंपल सी बात है, ये शो कर रहा है एरिया। कौन सा एरिया शो कर रहा है? ए एफ ई डी। देखो बिल्कुल समझ में आने वाली बात है, क्योंकि x यहां रोक दिया है। पहले आप b तक जा रहे थे, पहले आप b तक जा रहे थे, अब आपने रोक दिया x तक, तो ए एफ ई डी। और क्लोज करना हो तो फिर से a लिख सकते हो, वैसे तो आप समझ ही रहे हो क्या लिखा जा रहा है। तो एरिया ये क्लोज कर रहा है, एरिया ये दे रहा है, यानी कि ये जो वैल्यू है, अगर मैं इसे समझने का प्रयास करूं तो जैसे जैसे मैं x को चेंज करूंगा, मतलब x आगे ले जाऊं या पीछे ले जाऊं, वैसे वैसे ये पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। भाई हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? एरिया बदल जाएगा। अगर मैं x यहां की जगह यहां लेके चला जाऊं x, तो ये देखो एरिया चेंज हो गया। अगर मैं x यहां की जगह यहां लेके चला जाऊं तो ये एरिया छोटा हो गया। यानी x के बदलने से ये पूरी वैल्यू बदलेगी। इसी वजह से हम, अब थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, इसी वजह से हम इसको क्या कह देते हैं बेटा? इसको कह देते हैं, ये जो वैल्यू है यानी जो एरिया है वो डिपेंडेंट हो जाता है x पर, क्योंकि x बदलने पर ये बदल रहा है। और इसी को हम बोल देते हैं एरिया फंक्शन। दिस इज द एरिया फंक्शन। ये देखिए एरिया फंक्शन आ गया ना। ये सरलता के लिए हम लोगों ने यहां एफ एक्स जो लिया है वो ऑल टर्म्स में ग्रेटर देन 0 लिया है। कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों ने सरलता के लिए ये जो एफ एक्स है, ये पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई सब ग्रेटर देन 0 है। बाकी हो ये कहीं भी सकता है, सबके लिए ट्रू होगा, लेकिन समझाने के लिए, समझने के लिए ये बात कही गई है। तो जब हम इतना समझ लेते हैं बच्चों, मैं आता हूं, उसको थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा और यहां पहुंच जाता हूं एरिया फंक्शन पे बेटा। तो जब एरिया फंक्शन पे आ जाता हूं, अब बात शुरू करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है वो दो पार्ट में है, मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस 1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस 2। दोनों ही बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देती हैं थ्योरम्स, और उनको हम समझते हैं और हमारी बड़े काम की। आइए देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 1। तो बच्चों हम लोग देखते हैं फर्स्ट थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। दो थ्योरम्स हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस फर्स्ट थ्योरम,
तो फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है, तो अभी जैसा लिखा है लेट एफ बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में लिखने का मतलब है एफ एक्स हमारा कॉन्टिन्यूअस एक फंक्शन है। क्लोज्ड इंटरवल अगर मैं ए और बी लिखना चाहूं, इसमें इतना पार्ट देखिए कॉन्टिन्यूअस है, ऐसा नहीं कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, ऐसा नहीं है कि ऐसे हो और फिर ऐसे हो, गैप हो, यहां पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए अगर ऐसा है। एंड लेट एक्स बी द एरिया फंक्शन, और एक्स हमारा एरिया फंक्शन है। एरिया फंक्शन हमने अभी समझा था कि एक्स हमारा अभी एरिया फंक्शन है ए एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो इन्होंने क्या बोला है, देन ए डैश एक्स मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एरिया फंक्शन, ये डिफरेंशिएशन है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव यानी ए एक्स अगर आप करोगे तो ये ट्रू है, ये एफ एक्स आ जाएगा। आप जान ही रहे हैं ये तो इंटीग्रेशन है ना, इसका उल्टा डिफरेंशिएशन होता है, एंटी डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। तो यहां पर इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो ए डैश एक्स बराबर एफ एक्स आ जाएगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, केवल एक्स तक के लिए नहीं, जहां से ए और बी तक ये कॉन्टिन्यूअस था। तो ये पहली थ्योरम है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा आपको महसूस नहीं होती, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि ये स्टैब्लिश करता है बेस सेकंड थ्योरम के लिए कि भाई ऐसा होता है। क्या होता है कि एरिया फंक्शन जो है अगर उसको हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमें क्या वैल्यू मिल जाती है, हमें वो फंक्शन ही मिल जाता है साहब जिस फंक्शन की बात लेके हम चल रहे थे। तो ये फर्स्ट थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है। यहां पर आप समझ गए होंगे ये एरिया फंक्शन ए एक्स करके जो दिया हुआ था ये एरिया फंक्शन, और इसको डिफरेंशिएट करने पर एफ एक्स मिल जाएगा, और ये सभी ये ट्रू रहेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए टू बी क्लोज्ड इंटरवल के अंदर। अब बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम, सेकंड थ्योरम की बात करते हैं। आइए तो बच्चों बात करते हैं सेकंड थ्योरम ऑफ फंडामेंटल, सेकंड थ्योरम फंडामेंटल कैलकुलस, थ्योरम ऑफ कैलकुलस की। तो सेकंड थ्योरम क्या है, लेट एफ बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। कोई एक फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूअस है और वेल डिफाइंड भी है एक क्लोज्ड इंटरवल में ए बी में, देन एफ बी द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ। जैसा बात किया था कि एफ हमारा क्या है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ इस एफ है। कहने का मतलब अगर मैं अगर मैं सिंपल भी बात करूं इनडेफिनिट की, तो एफ एक्स ये जो लिखा हुआ है इसका एंटी डेरिवेटिव का मतलब ये है एफ एक्स, या केवल एफ लिख दिया गया है यहां पर, इसे बोल रहे हैं हम लोग एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ये कहने का तात्पर्य है। तो एफ बी द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ, देन हमारा जो एंटी डेरिवेटिव होगा अगर उसमें हम इसकी अपर लिमिट रख दें, माइनस कर दें, फिर लोअर लिमिट रख के, तो ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी ये वैल्यू पूरी डिफिनिट इंटीग्रेशन की वैल्यू रिप्रेजेंट कर देती है। ये बहुत ही कमाल का थ्योरम है और ये हमें एक फैसिलिटी देता है कि बड़े आराम से हम लोग कैलकुलेट कर सकें डेफिनिट इंटीग्रेशन की वैल्यू। अब कुछ नोट्स भी हैं, रिमार्क्स भी हैं, वो भी मैं बता देता हूं कि करके इन दोनों थ्योरम्स का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 1 यानी थ्योरम 1 थ्योरम 2 इन दोनों का प्रूफ कोर्स में नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट कोर्स में जो मैंने आपको बताया। अब नोट्स या रिमार्क्स क्या है 3-4 वो भी पढ़ लेते हैं जिससे फंडा या कॉन्सेप्ट स्ट्रांगली बिल्डअप हो जाए। तो चलते हैं नोट्स की तरफ या रिमार्क्स की तरफ। आइए तो कुछ रिमार्क्स या नोट्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। तो ये आप इधर समझ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में इंपॉर्टेंट है या आपको मालूम होने ही चाहिए। पहली बात क्या है कि हमारी जो डेफिनिट इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है वो इसके एंटी डेरिवेटिव में यानी एफ बी, ये मैंने ठीक से नहीं लिखा, तो एफ बी अभी आपने फंडामेंटल थ्योरम देखी थी, एफ ए के बराबर होती है। तो एंटी डेरिवेटिव अगर हमारे पास है उसमें अपर लिमिट रख दो और घटा दो उसमें से लोअर लिमिट की वैल्यू रख के, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो डेफिनेट इंटीग्रेशन के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टेटमेंट फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखते हैं हम लोग। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो बच्चों दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है कि लिमिट ऑफ ए सम को बिना कैलकुलेट किए
कैलकुलेट किए हम डेफिनिट इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं? वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात इसलिए है क्योंकि हमारा जो लिमिट ऑफ ए सम रहता है, लिमिट ऑफ ए सम, ये थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, तो ये निकालने की जरूरत हमको नहीं पड़ती। ये थ्योरम हमको ये फैसिलिटी दे देती है कि बिना कैलकुलेट किए आप इसकी वैल्यू निकाल दीजिए साहब। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 3 पॉइंट देखते हैं बच्चों हम लोग। अब ये थ्योरम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बीच का रिलेशनशिप को काफी स्ट्रॉन्ग करता है। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग करता है। मैं ऐसे ही लिख देता हूं, बात तो पकड़ ही लेंगे आप। करता है। अब ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बीच का रिलेशनशिप कैसे स्ट्रॉन्ग करता है, मन में आएगी बात। तो क्यों नहीं भैया करता है? देखो इस तरीके से करता है, क्योंकि आपने लिखा ही क्या था? ये लिखा था ना बच्चों, और यहां पर जो लिखा था भाई मुझे बताओ ये क्या चीज थी? ये तो एंटी डेरिवेटिव था, एंटी डेरिवेटिव। तो ये वैल्यू आप कहां से निकालेंगे? इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं या इसको आप ये वैल्यू जो है इसको इंटीग्रेट करके ये वैल्यू निकाल रहे हैं एंटी डेरिवेटिव। और ये एफ निकालने का जो तरीका है वो तो बेसिकली डिफरेंशिएशन से ही निकल आएगा। फिर भाई ये जो पार्ट है अगर आप लिखें एफ बराबर एफ एक्स, ठीक, और या इसको बोल दें एफ डैश इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये जो फंक्शन है ये देखिए ये क्या हो गया? डिफरेंशिएशन। और ये वैल्यू जो कैलकुलेट कर रहे हैं ये है इंटीग्रेशन, और ये क्या है? डिफरेंशिएशन। तो एफ के बिना एफ आएगा कैसे? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बीच की कड़ी है। इस वजह से हम एफ एक्स का, ये पूरे सिस्टम का एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव हम खोज पाते हैं, और इस तरीके से एफ डैश एक्स जो कि डेरिवेटिव है इसका, इस तरीके से बात लिख पाते हैं। तो जो डिफरेंशिएशन है, ये जो डिफरेंशिएशन है और ये जो इंटीग्रेशन है, ये दोनों आपस में लिंक हो जाते हैं, और लिंकेज की वजह से ही ऐसा लिख पाते हैं, क्योंकि ये जो एफ है उसको हमें एंटी डेरिवेटिव बोलना पड़ता है, और डिफरेंशिएशन से ही बात घूम फिर के आती है। तो ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग कर देता है। अब जो चौथा पॉइंट है वो बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तो आइए उसको देख लेते हैं। तो बच्चों इसका चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। देखिए हमने ये बोला था कि ये इसका जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालेंगे तो प्री रिक्विजिट या कंडीशंस क्या होनी चाहिए? ये हमारा ए बी के अंदर वेल डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड, और दूसरा कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए। वेल डिफाइंड एंड कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर। ए बी के अंदर आप देख पा रहे हैं ये ए बी के अंदर एक तो वेल डिफाइंड हो और दूसरा कॉन्टिन्यूअस, ये होना जरूरी है। अगर ये नहीं होता है तो इसके रिजल्ट्स अगड़म बगड़म निकल आएंगे, एररफुल होंगे, एरर होगा उसके अंदर, तो वो रिजल्ट्स हमको नहीं चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना होता है। जैसे इस चीज को ज्यादा आप तक पहुंचाने के लिए ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, -2 से 3x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 dx। अब इसको देखें अगर तो इसका रिजल्ट हमारा गड़बड़ आएगा, सही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर -2 से 3, देखिए नंबर लाइन बनाता हूं, समझिएगा मेरी बात। ये रहा -2 और यहां कहीं रहा 3, इसके बीच में कहीं -1 भी आएगा, कहीं 0 भी आएगा, कहीं 1 भी आएगा, कहीं 2 भी आएगा। बहुत अच्छी बात। अब इस वाले रीजन को पहचाने, -1 से 1, अगर मैं वैल्यू ले लूं यहां पर 0.5, सपोज करिए 0.5 यहां कहीं होगी ना वैल्यू, तो ये देखिए नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जहां x की वैल्यू 0.5 रखोगे, मैं यहां दिखाता हूं भाई, 0.5 का स्क्वायर -1, तो यहां पर ये वैल्यू निगेटिव आ गई ना अंदर, निगेटिव
रूट के अंदर, तो रूट के अंदर निगेटिव आ गई तो ये डिफाइंड नहीं रहा। समझ पा रहे हैं? जब ये डिफाइंड नहीं है -2 से 3 के बीच में, इट इज नॉट वेल डिफाइंड माइनस इन बिटवीन -2 to 3, तो ये एररफुल रिजल्ट देने वाला है। तो ये कहानी कहां तक की चलेगी? देखिए इस पूरे इसके बीच में, क्योंकि इसको रियल होने के लिए x की वैल्यू हमारी 1 -1 और 1 से छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर छोटी हो गई तो ये गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप? तो दिस इज नॉट डिफाइंड बिटवीन x की वैल्यू जब हमारी -1 से +1 के बीच रहेगी। कोई वैल्यू ले लें, -0.3 ले लेंगे तो भी ये बैठ जाएगा। इसके लिए दिस फंक्शन, ये दिस होल थिंग इज नॉट, या दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, अगर इसको फंक्शन बोल लें, इज नॉट वेल डिफाइंड। मेरे ख्याल से मैं बात अपनी कह पाया, ये बहुत जरूरी होता है, कई बार ये लफड़ा होता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये जो फंक्शन है इसको वेल डिफाइंड होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल में, और साथ में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। दोनों में से कुछ भी गड़बड़ अगर होती है तो आपका रिजल्ट्स कुछ चमत्कार करते हुए दिखेगा जो आप समझ नहीं पाएंगे। आगे जब सवाल कराऊंगा, मेरे दिमाग में आया तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे चमत्कार ये करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप पकड़िए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे देखते हैं बच्चों, अब आगे बात देखते हैं। बात की जा रही थी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं जोड़ने की आवश्यकता है। क्यों नहीं आवश्यकता है? देखिए इसलिए कि हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के बेसिस पर अगर कैपिटल F हमारा एंटी डेरिवेटिव है तो मैं इसको FB माइनस FA लिख सकता हूं। बड़ी अच्छी बात है। अब ये कैसे लिख सकता हूं सब यहां देखिए। तो इसको अगर मैं एंटी डेरिवेटिव बोल दूं A to B fx और dx, और मान लीजिए यहां पर हमारा ये एंटी डेरिवेटिव है, प्लस C कोई कांस्टेंट आया, लोअर लिमिट A लगा रहा हूं, अपर लिमिट B लगा रहा हूं। ऐसे ही ये लिखने का तरीका होता है, और फिर आप आगे लिखते हैं। अब यहां पर आप देखिए ये एंटी डेरिवेटिव है कैपिटल F इस स्मॉल f का, तो इसको लिखेंगे FB, ये वैल्यू पहले पुट करेंगे, प्लस C माइनस A वाली वैल्यू पुट करोगे। अब इसको जब सॉल्व करने जाओगे देखिए तो FB प्लस C माइनस FA माइनस FC आ जाएगा, माइनस C आ जाएगा। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी F, फिर लिख दिया F, केवल C आ जाएगा, और ये हो गया आपका माइनस C। ये प्लस C और माइनस C कैंसिल हो गए, और वैल्यू आई FB माइनस FA। तो यहां पर इस वजह से यूनिक वैल्यू दे रहा है, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसके अंदर नहीं आता है। तो जस्ट कीप इन माइंड, अब समय आ गया है एग्जांपल्स लगाने का। चलिए लगाते हैं एग्जांपल्स, आइए। तो बच्चों करते हैं एग्जांपल नंबर 27। इसके 4 पार्ट है, मैं एक एक पार्ट लिख के करता चलूंगा। तो ये पहला पार्ट हम लोग करते हैं। अब यहां पर देखिए, इस को कैलकुलेट करना है या निकालना है x² dx को, तो पहले हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह इसका एंटी डेरिवेटिव निकाल लेंगे। मतलब हम ये भूल जा रहे हैं अभी कि ये लोअर अपर लिमिट क्या लगी हुई है। तो इसका एंटी डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या लिखते थे, x³/3, ये मैं मालूम है। तो इसका जो एंटी डेरिवेटिव कैपिटल F था, ये स्मॉल f था, जो बता रहे हैं, एंटी डेरिवेटिव आ गया। इस एंटी डेरिवेटिव को हम x³/3 ऐसे लिखते हैं। लोअर लिमिट 2 लिखिए, अपर लिमिट 3 लिखिए, जो यहां पे गिवन है। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात जो मैं बता रहा हूं, ये लिख दीजिए। अब इसके बाद तो वैल्यू निकल आई। अब वैल्यू अपर लिमिट पहले रख दो बेटा, तो इसमें रख दोगे 3³/3 माइनस 2³/3। ये वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, 27/3, ये आ जाएगी 8/3, 3 एलसीएम है ही। अब 27 में 8 घटा दीजिए तो आ गया 19/3, और यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से एकदम बेसिक क्वेश्चन था आपको समझाने के लिए किस तरीके से चीजें रखते हैं, पुट करते हैं वैल्यू। अब चलते हैं इसके पार्ट 2 पर और देखते हैं पार्ट 2 कैसे होगा। तो बच्चों इसका पार्ट 2 देखते हैं हम लोग। अब पार्ट 2 में देखिए ये वैल्यू आपका दे रखा है कि इंटीग्रेट करना 4 to 9 √x/30 माइनस x⁴/2 का होल स्क्वायर dx। पहले हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना रहता है, इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपल इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह ट्रीट करना शुरू करेंगे। यानी हमें कैपिटल fx, ये मैंने डेफिनिट लिखा है, इसको इनडेफिनिट कर दो
और इसका हम एंटी डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करेंगे। दिस इज द एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव आप समझ पा रहे हैं। और इसको लिखिए 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 का स्क्वायर dx। अब लेट कर लेते हैं कुछ हम लोग बेटा, यहां लेट कर लीजिए। क्या लेट कर लेते हैं? नीचे वाले पार्ट को, यानी 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 को बेटा t पकड़ लो। अब यहां dt अपॉन dx जब करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ये माइनस है, ये हो जाएगा 3/2x, 3/2 माइनस 1। क्या वैल्यू dt अपॉन dx की आई बच्चों? -3/2, और ये वैल्यू आ गई x की पावर हाफ। 3 में से 2 जाएगा, हाफ बचेगा। इसका इस्तेमाल कर लेंगे, यानी dx कहीं निकालना हो तो हम लिख सकते हैं -2/3 dt अपॉन x की पावर अंडर रूट है तो x की पावर हाफ है तो अंडर रूट x लिख सकते हो। ये हमारे काम का एक्सप्रेशन मिल गया। देखिए अब इसी का इस्तेमाल कर लीजिए यहां पर बच्चों। तो मैं इसको लिख लेता हूं √x, नीचे आ गई वैल्यू t², और dx की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी -2/3 dt अपॉन √x, एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं और यहां पर देखिए ये था √x, ये √x था, तो ये √x और ये √x हमारा कैंसिल हो गया। वैल्यू बची -2/3 बाहर, 1/t², यानी इसको t सीधे ही लिख देना चाहिए, इतना तो आप समझ ही जाओगे कि t की पावर -2 dt। थोड़ा ऊपर शिफ्ट करता हूं बोर्ड को, यहां पहुंचे हम लोग। अब देखिए -2/3 t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ये एंटी डेरिवेटिव निकाल लें, सी लगाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि हम लोग जानते हैं सी लिखते नहीं हैं। तो ये वैल्यू हो गई, यहां आ जाएगा -1, प्लस कर देगा इसको, तो बची वैल्यू 2/3 और t की वैल्यू बचेगी -1। जो t माना था वो वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि मैं इसको लिख देना चाहूंगा यहीं पर 2/3 और 1/t है ये, यानी 2/3, और t की वैल्यू जो पुट की थी वो पुट कर देनी चाहिए। वो वैल्यू थी कितनी? 30 माइनस x की पावर 2/3, ये वैल्यू थी। ये हमारा आ गया आपका एंटी डेरिवेटिव। अब जो लिमिट थी वो पुट कर देते हैं इसके अंदर बच्चों। ये देखिए यहां पर देख लेते हैं लिमिट क्या थी। तो लिमिट थी 4 से 9। तो यहां पर अब हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा, यानी जो वैल्यू आएगी वो fx आएगी, पूरा एक्सप्रेशन लिख लीजिएगा। और ये वैल्यू क्या आ रही? 4 से 9 तक की। तो ये एक्सप्रेशन जो था 2/3 तो कांस्टेंट टर्म होता है, तो ये तो मैं लिख देता हूं, लेकिन इसको बाहर कर दूंगा। ये देखिए ये आपका एंटी डेरिवेटिव रहा, 4 to 9 रहा। अब ये 2/3 तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो इस 2/3 को कर दो बेटा बाहर, थोड़ा ऊपर ले जाता हूं। तो ये वैल्यू हो गई 2/3 बाहर, अंदर वैल्यू रखो पहले 9, तो 1/30 माइनस 9 की पावर 2/3 माइनस 1/30 माइनस 4 की पावर 2/3। ये देखिए एक्सप्रेशन आ गया आपके पास। अब देखिए, तो बच्चों यहां पे देखिएगा ये जो एक्सप्रेशन था इसकी पावर 2/3 नहीं थी, 3/2 थी बेटा। तो इसको मुझे लिख लेना चाहिए 3/2। इसको भी हटाओ और इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, और सब जगह लिखेंगे 3/2। ये था 3/2, ये था 3/2, ये था 3/2 और ये था 3/2। ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, आगे मैं वैल्यू निकालता हूं, तो ये रहा वैल्यू 2/3। यहां पर 1/30, 9 का पहले रूट ले लो भाई, 9 की पावर 3/2 लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हो 9 की पावर हाफ का क्यूब और √9 ऐसे 3 लिख दो। ये क्या रहा? ये रहा आपका 3, और 3 का फिर क्यूब कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 27। तो ये वैल्यू आ गई साहब यहां पर 27। ठीक है। अब यहां पर आ जाओ इसी तरीके से -1/30
30 माइनस 4 की पावर 3/2। तो ये भी आप जानते ही हो कैसे कर रहे हैं। इस 4 की पावर 3/2 को आप लिख लो 4 हाफ पावर अंदर क्यूब बाहर, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 यानी हो जाएगा 8। तो यहां पर वैल्यू आ गई 8। अब सिंपल ये रहा 2/3, यहां 1/3, यहां 30 में से 8 चला गया, बचा 22। बस अब इसको सॉल्व कर डालिए, इसमें क्या है। तो एलसीएम ले लीजिए, ये रहा 2/3 और सीधे कर दो 22 माइनस 3/3 इंटू 22। ठीक है बेटा। अब यहां पे कुछ कट रहा है 2 से, तो ये काट दो 11, और ऊपर कितना आ गया 19, तो 19/3 3 जा 9 इंटू 11 यानी 99। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से इसका पार्ट 2 आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल आते रहते हैं और आराम से आपके हो जाएंगे। चलिए चलते हैं अगले एग्जांपल पर, पार्ट नंबर 3 पर मतलब। तो बच्चों पार्ट नंबर 3 पर आते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है। अब इसको जैसे बातचीत हुई थी, पहले एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी हम इसको ये समझ लेंगे कि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है और इस तरह लिखा हुआ है। अब आपको ध्यान आना चाहिए कि ये जो डेफिनिट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन दिख रहा है, ये पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है। वैसे तो उसको सीधे भी किया जा सकता है तोड़ फोड़ के, लेकिन मैं पार्शियल फ्रैक्शन वाली विधि इस्तेमाल कर रहा हूं, वही करनी ही रहती है। तो इसको लिख लीजिए आप सिंपली क्या, x/x+1 और ये रहा x+2, रिप्रेजेंट करोगे a/x+1 से। पार्शियल फ्रैक्शन पे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं बेटा, तो उसको जरूर पढ़ लीजिए। लेक्चर्स मैंने पीछे दिए हैं शानदार तरीके से, अपना पढ़ाई कीजिए और जानकारी लीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई x+1 इंटू x+2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वैल्यू आ जाएगी x बराबर a x+2 प्लस b x+1। कोफिशिएंट्स को अगर बराबर लिख लिया जाए तो a प्लस b इंटू x प्लस 2a प्लस b। अब यहां पे कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग द लाइक पावर्स ऑफ, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x। तो यहां वैल्यू बन जाएगी a प्लस बी की, इसका कोफिशिएंट x का 1 है, इसका कोफिशिएंट x का 1, a प्लस बी था, दोनों बराबर। ये कांस्टेंट टर्म 2a प्लस बी, यहां कुछ है ही नहीं, तो ये 2a प्लस बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएंगे हम लोग। अब इसकी वैल्यू हो गई 0, यहां से आप निकाल सकते हो b की वैल्यू हो गई 1 माइनस a। ये पुट कर दीजिए सेकंड वाले में, तो खटाक से आंसर आ गया 2a प्लस 1 माइनस a बराबर 0, यानी वैल्यू कितनी आ जाती है, a प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी a इज इक्वल टू -1। और a की वैल्यू यहां इंसर्ट कर दो, तो ये वैल्यू हो जाएगी b की 2। ये देखिए यहां पे वैल्यू पुट कर दी, कुछ नहीं किया, तो ये b की वैल्यू हो गई साहब 2। अलग से नोटिफाई कर लेता हूं जिसे दिखे आराम से। अब यहां पर इस इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जहां एंटी डेरिवेटिव लोग खोज रहे थे, इस एक्सप्रेशन को आराम से आप लिख सकते हो इस पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते हुए a की जगह -1, तो -1/x+1 और b की जगह 2x+2। तो ये देखिए आपने पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से तोड़ लिया है। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन यहां साइन लगा हुआ है, तो बाकी जगह भी तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा भाई। ये दोनों इंटीग्रेट कर लो, dx dx लिख लेना, या जगह का मैं नहीं लिख रहा हूं, आप समझ गए होंगे बात। आगे चलते हैं। अब ये देखिए इंटीग्रेशन में ये वैल्यू क्या मिली, ये माइनस था, आ गया log x+1, यहां आ गया 2 log x+2। ये वैल्यू मिल गई, इनडेफिनिट यानी एंटी डेरिवेटिव मिल चुका है। अब आपको याद होगा जो डेफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल था, मैं यहां दिखा भी देता हूं, उसकी वैल्यू थी 1 से 2, ये 2 से 3। तो बेटा एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो 2 to 3 नहीं है, 1 to 2 है, तो मैं यहां 1 to 2 ही लिखना पसंद करूंगा, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। 1 to 2 था सवाल, बाकी सवाल कुछ भी हो कोई परेशानी नहीं, बस मैं इसलिए कर रहा हूं कि बिल्कुल आपको कहीं कोई तकलीफ ना दिखे। यहां पे वैल्यू आ चुकी है। अब मैं यहां पर इसकी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस के बेसिस पर, अब यहां पर मैं इस एक्सप्रेशन को 1 से जो चल रहा है 2 तक, यहां पर इसका एंटी डेरिवेटिव निकाल चुका था, यानी -log x+1 + 2 log x+2 में मुझे 1 से 2 तक की वैल्यू डाल देनी चाहिए।
अब वैल्यू डाल दीजिए पहले 2, तो ये वैल्यू रही माइनस लॉग 2 डालोगे तो 2 + 1 यानी हो जाएगी वैल्यू 3, यहां डालोगे तो आ जाएगा 2, फिर डालोगे तो आ जाएगा log 4। फिर आप माइनस करेंगे तो जब आप माइनस करोगे बेटा यहां ये देखिए ऐसे वैल्यू आती है, फिर लिखते हो बीच में माइनस। अब इसके बाद इसका एक्सप्रेशन 1 के साथ, तो माइनस यहां 1 रखोगे तो 1 + 1 2 log 2, फिर यहां 1 रखोगे तो 1 + 2 log 3 हो जाएगा, तो 2 log 3 वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाते हैं। ये वैल्यू हो गई माइनस log 3 + 2 log 4 प्लस log 2 - 2 log 3। ये वैल्यू हमारी आ रही है। अब ये और ये देखिए एडजस्ट कर गई, और इसको भी आप log 2 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं, इन दोनों को आप एडजस्ट कराओगे तो लिख दोगे -3 log 3, और यहां लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो ना 2 का स्क्वायर, तो ये 2 यहां चला आएगा तो 4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी कितनी 4, और ये तो log 2 अपना था ही, तो ये नेट रिजल्ट क्या आ गया, इन दोनों को जोड़ दो 5 log 2 - 3 log 3। अब देखिए अभी पूरी तरीके से सॉल्व हो सकता है। इसको आप लिख सकते हैं log 2 की पावर 5, इसको लिख सकते हो log 3 की पावर, log की प्रॉपर्टी के बेसिस पर। अब log a - log b यानी log 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 3, और इसको बड़े प्रेम से लिख सकते हो log 2 की पावर 5 होता है 32 और 3 की पावर 3 होता है 9, तो log 32/9 इसका आंसर हो गया। 9 नहीं हो गया, ये 27 हो गया नीचे वाला, तो ये हो गई वैल्यू 27, 3 9 × 3 27। ये फाइनल इसका आंसर आ गया। ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में बिल्कुल आएंगे, आपको तैयार करने चाहिए। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पे, जो एग्जाम्पल्स का आखिरी पार्ट है। आइए तो बच्चों आते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पर। तो पार्ट नंबर 4 है 0 to π/4 sin³ 2t cos 2t dt। तो जैसा हम लोग पहले निकालते थे कि इसका एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन समझ लीजिए, और इसको सॉल्व करके f निकालेंगे, फिर आगे बात लिखेंगे। तो 2t cos 2t dt। अब यहां पे लेट कर लो बेटा, लेट कर लेते हैं हम लोग, sin 2t को u पकड़ लो, तो इसको लिख दोगे du/dt = cos 2t, और साथ में 2t को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 cos 2t, यानी अगर आप dt को लिखना चाहें तो लिखेंगे du/2 cos 2t बेटा। इसका इस्तेमाल हम लोग यहां करने वाले हैं, तो आ जाइए इसको लिखते हैं sin³ 2t, और sin³ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि u मान ही लिया था, तो मुझे लिख देना चाहिए यहां पर, तो यहां पर इसको लिखना चाहिए u का क्यूब cos 2t, और इस dt की जगह ये वैल्यू एक्सप्रेशन में डालेंगे, तो ये रही वैल्यू du/2 cos 2t। ये देखिए बेटा, देख लीजिए एक बार आप आसानी से। अब देखते हैं cos 2t जाएगा कट, तो ये वैल्यू हो गई 1/2 इंटीग्रेशन u³ du। अब यहां पर 1/2 u³ की वैल्यू निकाल लो, मतलब इंटीग्रेट कर दो, तो u की पावर 4/4 ये u है, तो ये वैल्यू हो गई 1/8 u की पावर 4। अब u में आंसर दे नहीं सकते, हम लोगों ने जो sin 2t माना था उसी में आंसर देना होगा, तो मैं यहां नीचे लिख देता हूं 1/8 sin 2t की पावर 4, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब सीधे 0 to π/4 इसमें एक्सप्रेशन लगा देंगे, तो अब सेकेंड थ्योरम ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस के बेसिस पर अब हम लिखेंगे FB - FA। हमको लिखना है FB
माइनस एफ ए, यानी यहां पर जो कहानी है 1/8 साइन की पावर 4 2t की वैल्यू हमें लेके जानी है 0 से लेके π/4 तक, 0 से लेके π/4 तक। हम ये जानते हैं कि जो 1/8 कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं है, तो उसको कर दो बाहर। अब अंदर वैल्यू रख दो साइन की पावर 2t, और t की जगह रख दिया आपने पहले π/4 माइनस साइन पावर 4 और 2 इंटू टी की जरा 0। आगे देखते हैं, वैल्यू आई 1/8, ये वैल्यू हो जाएगी साइन की पावर π/2, यहां हो जाएगा साइन पावर 4 0। इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, और अब यहां पे साफ तौर पे दिख रहा है कि साइन π/2 होता है 1, तो आप 1 का पावर 4 करोगे तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये वैल्यू हो गई कितनी 1/8, और ये आपका आंसर हो गया। तो 1/8 इज द यूनिक आंसर। देखिए सब में यूनिक आंसर आ रहा है कि फिक्स्ड है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। इस तरह से एग्जांपल्स के क्वेश्चंस हो जाते हैं बेटा। उम्मीद है कि ये एक्सप्लेनेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप कीजिएगा, सीधे सवाल पे जंप मत करिए, क्योंकि इंटीग्रेशन कैलकुलस का बैकबोन है। तो इस बात को समझते हुए चलिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।